नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपके, मेरे और देश के 140 करोड़ लोगों के न्याय से जुड़ी है। आज एक्सपोज होने वाले हैं वो सीजेआई जो नवंबर महीने में शपथ लेने जा रहे हैं। ये मुहिम होनी चाहिए। आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। जो भी हमने थंबनेल में लिखा है वो बिल्कुल सटीक है। आप लोगों में से जो लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, वो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सहयोग करें। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, एक ऐसी सच्चाई जो सालों से पर्दे के पीछे छिपी रही, और एक ऐसा खुलासा जो भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख देगा। जी हां, नवंबर 2025 यानी सिर्फ कुछ ही दिनों बाद भारत को मिलने वाला है एक नया मुख्य न्यायाधीश, यानी सीजेआई। नाम है जस्टिस सूर्यकांत। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत की न्याय व्यवस्था की बागडोर संभालने वाले हैं। जी हां, भारत की न्याय व्यवस्था की डोर जो संभालने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनका अतीत? क्या आप जानते हैं इनके खिलाफ कितने गंभीर आरोप लगे हैं? क्या आप जानते हैं कि एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट जज ने इनकी नियुक्ति का विरोध किया था? और क्या आप जानते हैं कि इन सब आरोपों की कभी जांच नहीं हुई? समझ रहे हैं आप? आज हम इस शो में पर्दा उठाएंगे उन सच्चाइयों से जो आपसे छिपाई गई हैं। और ये सोशल मीडिया पर तैरना चाहिए वीडियो, क्योंकि अभी समय है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आने वाले हैं, जो शपथ लेने वाले हैं, आज हम उजागर करेंगे वो तथ्य जिन्हें दबा दिया गया। आज हम बात करेंगे उस न्याय व्यवस्था की जहां आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन ताकतवर लोग बच निकलते हैं। देखते रहिए दोस्तों वीडियो। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि क्या यह सही है? क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले इन गंभीर आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए थी? आपकी राय, आपका न्याय आज के इस शो में। जी हां, आज के इस शो में हम बात करेंगे 7.63 करोड़ की कर चोरी और संपत्ति घोटाले के आरोप की। यह पहला है, उसके बाद तो लाइन लग जाएगी। लोगों को पता होना चाहिए। मित्रों, मेरे दोस्तों, इसको शेयर जरूर करें। 2012 में पहला आरोप। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2012 में। उस समय सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में जज थे। चंडीगढ़ के एक रियल एस्टेट एजेंट का नाम था सतीश कुमार जैन। जैन ने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक शिकायत भेजी, और उस शिकायत में क्या लिखा था? सुनिए ध्यान से। उस शिकायत में लिखा था, आरोप नंबर 1, सतीश जैन ने आरोप लगाया कि जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी संपत्ति की कीमत कम दिखाई। वास्तविक कीमत क्या थी? रिकॉर्ड में कुछ और था। और इससे क्या हुआ? 7.63 करोड़ की टैक्स चोरी हुई। जी हां दोस्तों, 7.5 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। आरोप नंबर 2, जैन ने भी आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी के लेन देन में नकद भुगतान हुआ। संपत्ति डीलिंग में अवैधता के भी सबूत थे। और सबसे बड़ी बात, जैन ने दावा किया कि उन्होंने सूर्यकांत के घर की मरम्मत में 19 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन पैसे कभी नहीं मिले। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या हुआ इस शिकायत का? क्या कोई जांच हुई? नहीं। कोई एक्शन लिया गया? नहीं। किसी ने जवाबदेही तय की? बिल्कुल नहीं।
और सूर्यकांत हाई कोर्ट से प्रमोशन पाकर सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं। एनडीपीएस मामले में जमानत के लिए रिश्वत। जी हां दोस्तों, दूसरी कहानी सुन लीजिए। एनडीपीएस मामले में जमानत के लिए रिश्वत 2012 की शिकायत को दबा दिया गया, लेकिन 2017 में फिर एक बार आरोप सामने आया। इस बार आरोप लगाने वाला था पटियाला जेल का एक कैदी सुरजीत सिंह, और आरोप था रिश्वतखोरी का। जी हां, सुरजीत ने शिकायत में लिखा, जस्टिस सूर्यकांत एनडीपीएस एक्ट के मामले में जमानत देने के लिए रिश्वत ले रहे हैं। सिंह ने 8 केसों के नाम गिनाए, एक दो नहीं। और अक्टूबर 2015 में, माफ कीजिएगा, अक्टूबर 2015 से फरवरी 2017 के बीच जिनमें संदिग्ध तरीके से जमानत दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात, सुरजीत ने आरोप लगाया कि सूर्यकांत के भाई और उनके भतीजे और 2 वकील उनके लिए दलील कर रहे थे। मतलब पूरा एक नेटवर्क बिछा रखा था, एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा था जहां रिश्वत लेकर जमानत दी जा रही थी। यही है आपके सीजेआई होने वाले चीफ जस्टिस। अब बताइए दोस्तों, अगर यह आरोप किसी आम वकील पर लगता तो क्या होता? तुरंत एफआईआर, तुरंत सस्पेंशन, तुरंत जांच। लेकिन यहां क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। और सुनिए दोस्तों, एक ईमानदार जज का साहस। जी हां, 2017-18 का मामला है दोस्तों, वो भी बता देना चाहते हैं हम। दोस्तों, अब बात आती है उस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। जस्टिस ए.के. गोयल, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ न्यायाधीश, उन्होंने हिम्मत की, साहस दिखाया और सच्चाई के साथ खड़े हुए। जस्टिस गोयल ने 2017 और 2018 में 2 बार कॉलेजियम को पत्र लिखा, और उन पत्रों में उन्होंने मांग की सूर्यकांत के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच हो। जस्टिस गोयल ने साफ लिखा था, जब तक पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती, न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? कॉलेजियम ने सुना? नहीं। क्या जांच हुई? नहीं। क्या जस्टिस गोयल की बात का सम्मान हुआ? बिल्कुल नहीं। और सुनिए, 2019 में सूर्यकांत को सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। सारे आरोपों को नजरअंदाज करके, सारे सवालों को दबाकर, एक ईमानदार जज की चेतावनी को ठुकराकर, समझ रहे हैं आप दोस्तों? अब बात करते हैं 2022 के उस मामले की जिसने पूरे देश को हिला दिया, नुपुर शर्मा केस। जुलाई 2022 में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पादरीवाला की पीठ ने नुपुर शर्मा पर सुनवाई की, और जो टिप्पणियां की वो सुनिए, बहुत गंभीर। बोलते हैं नुपुर शर्मा देश में हो रही हर चीज के लिए एकल रूप से जिम्मेदार है। उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश में आग लगा दी। उदयपुर हत्याकांड के लिए भी वो ही जिम्मेदार है। ये जस्टिस सूर्यकांत के शब्द थे। अब बताइए दोस्तों, क्या उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या नुपुर शर्मा ने की थी? नहीं। उस भयानक अपराध को अंजाम किसने दिया? जिहादी आतंकवादियों ने। फिर एक हिंदू महिला को एकल रूप से जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? और मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, यह कह रहे हैं 15 पूर्व न्यायाधीश
77 पूर्व नौकरशाह और 25 सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी। इन सभी ने एक खुले पत्र में जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। पत्र में लिखा गया, ये टिप्पणियां न्यायिक नैतिकता के अनुरूप नहीं है, यह उदयपुर हत्या का वस्तुतः समर्थन है। और सबसे बड़ा सवाल, विरोधाभास का सवाल, नुपुर शर्मा के मामले में बेलगाम जुबान की बात करने वाले जस्टिस सूर्यकांत 2024-2025 में अचानक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पवित्र बताने लगे। दोहरा मापदंड क्यों? चुनिंदा न्याय क्यों? या फिर कुछ और? आप ही बताइए कमेंट्स बॉक्स में। जरूरी है दोस्तों। और आप बात करते हैं उस आम आदमी की जो न्याय के लिए अदालत के चक्कर काटता है। क्या आप जानते हैं भारत में 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। कुछ केस 20-30 साल से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 81,000 से ज्यादा केस लंबित हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता, पीड़ित की उम्र निकल जाती है। एक गरीब आदमी जिसके साथ अन्याय हुआ, वो वकील की फीस कैसे भरेगा? सालों तक कोर्ट के चक्कर कैसे काटेगा? परिवार का पेट कैसे पालेगा? और अगर सामने वाला ताकतवर है, पैसे वाला है, राजनीतिक पहुंच वाला है, तो फिर न्याय मिलने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं आप? दोस्तों, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत मैंने बात की है, लेकिन इस स्टोरी में जरूरी है बात करना, और आपको भी शेयर करना चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में मेरा सपोर्ट करना चाहिए। जजों की नियुक्ति ये करते हैं कॉलेजियम के तहत। कोई बाहरी जांच नहीं होती, कोई पारदर्शिता नहीं है, जनता को पता भी नहीं चलता कि किस आधार पर नियुक्ति हो रही है या हुई है। जस्टिस सूर्यकांत के मामले में भी यही हुआ। गंभीर आरोप थे, लेकिन जांच नहीं। एक वरिष्ठ जज ने विरोध किया, लेकिन अनसुना कर दिया गया और नियुक्ति हो गई। कितना बड़ा सवाल है। नुपुर शर्मा के मामले में जो हुआ वो खतरनाक मिसाल है। खतरनाक से खतरनाक मिसाल है। ओरल रिमार्क, मौखिक टिप्पणियां जो लिखित आदेश में नहीं होती हैं, और वो एक तरह से कहीं नजीर बन जाती है, और उनको अपील भी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो मीडिया में छा जाती हैं और जो किसी भी को दोषी बना देती हैं बिना ट्रायल के। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक बताया है। समझ रहे हैं आप? हरियाणा बार काउंसिल पर गंभीर आरोप लगाना, जी हां, यूट्यूबर्स के खिलाफ अवमानना का केस चलाना, लेकिन खुद के खिलाफ लगे आरोपों की जांच नहीं करवाना, यह कैसा न्याय है? मैं अजीत भारती की बात कर रहा हूं, यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं उस किसान की बात भी करना चाहता हूं, या आपकी बात करना चाहता हूं दोस्तों, जिसकी जमीन छीन ली गई और 20 साल से केस चल रहा है। आज मैं उस विधवा की बात करना चाहता हूं जिसके पति की हत्या हुई और अपराधी खुले घूम रहे हैं। आज मैं उस नौजवान की बात करना चाहता हूं जिसे नौकरी में धोखा मिला लेकिन न्याय नहीं मिला। आज मैं उस व्यापारी की बात करना चाहता हूं जिसका माल जब्त हो गया और केस 15 साल से अटका है। ये सब लोग कहां गए और कहां जाएं? किससे गुहार लगाएं? किससे इंसाफ मांगे जब न्याय देने वाले खुद सवालों के घेरे में हो, जब निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे, जब पारदर्शिता की जगह अपारदर्शिता हो, तो आम आदमी का भरोसा कैसे बचे? कैसे बचे आम आदमी का भरोसा? दोस्तों, समस्याओं की बात करें, अब समाधान की बात करते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए थे, ऐसी व्यवस्था लाई जानी चाहिए
आप लोग सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दीजिए और जजों की नियुक्तियों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका भी होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको चुनकर भेजते हैं और वो गलत करेंगे तो उनको आप चुनेंगे नहीं, इस डर से वो सही करेंगे। आरोपों की स्वतंत्र जांच अनिवार्य होनी चाहिए। नियुक्ति से पहले संपत्ति की पूरी जांच होनी चाहिए। जजों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र मजबूत होना चाहिए। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पारित होना चाहिए। गंभीर आरोपों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। कंटेम्प्ट के नाम पर आलोचना को दबाया नहीं जाना चाहिए। ये सब और ज्यादा जज नियुक्त किए जाने चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबित मामले के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। डिजिटल कोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जो तथ्य रखे हैं ना, वे सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। कारवा मैगजीन ने रिपोर्ट की, मैं आपको बताता हूं। बार एंड बेंच ने भी रिपोर्ट की। पूर्व न्यायाधीशों ने चिंता जताई। जस्टिस गोयल ने विरोध किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। नवंबर 2015 में सूर्यकांत जो आपके जस्टिस हैं, वो शपथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। वो बनेंगे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। वो संभालेंगे 140 करोड़ लोगों की न्याय व्यवस्था। लेकिन सवाल बाकी है, आरोप बाकी है, शंकाएं बाकी हैं और जनता की चिंताएं बाकी हैं। मैं मांग करता हूं हर आरोप की जांच हो, हर सवाल का जवाब दिया जाए। आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको लगता है तो, और पारदर्शिता बनाई रखी जाए, क्योंकि न्याय सिर्फ होना चाहिए, न्याय सिर्फ होना चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। दोस्तों, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये मैंने दोनों लैंग्वेज में कहा। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या यह सही है? क्या सीजीआई बनने से पहले इन आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए थी? क्या कोलेजियम सिस्टम में सुधार जरूरी है? और क्या नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? क्या आम आदमी को न्याय मिल रहा है? क्या न्याय व्यवस्था में जवाबदेही तय होनी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, अपनी राय शेयर कीजिए। दोस्तों, लाइक कीजिए अगर आप पारदर्शिता चाहते हैं, शेयर कीजिए ताकि यह मुद्दा और लोगों तक पहुंचे, और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्चाई लाते रहेंगे। और आखिरी में दोस्तों, न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। पारदर्शिता लोकतंत्र की जरूरत है, जवाबदेही व्यवस्था की नींव है और सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। जनता की अदालत में सबको जवाब देना होगा, क्योंकि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। मैं था सौरभ मिश्रा, आपका साथी, आपकी आवाज, सत्यमेव जयते। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन दोस्तों, नीचे नंबर चल रहे हैं, आपसे अनुरोध है, आर्थिक मदद भेजकर, मैं कोई अमाउंट नहीं मांगता, 10 रुपए 5 रुपए ही सही, एक हमें उससे हमारा भले कोई बहुत बड़ा भला ना हो, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि आपने हमें अगर दिया, यानी आप हम पर विश्वास कर रहे हैं। हमें अमाउंट 1 रुपया भी चलेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें ये लगेगा कि आपने हमें दिया, यानी आप हमारे साथ खड़े हैं। बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।